इस बार जल भराव के कारण जो है अपना, मैं हिसार जिले की अगर बात करूं तो 70% हिसार जिले डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है, पूरा जिला प्रभावित है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। आज भी जल भराव की स्थिति यों की यों है। गांव के अंदर से मोटरे सरपंचों ने अपने लेवल पे बेचारों ने बड़ी मशक्कत करके डीजल ट्रैक्टर के बर्मे लगा लगा के एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख का डीजल जला करके, और आज अगर वो थोड़ी बहुत बची कुची फसलें जो थी वो जब कटाई की कगार पे आई, वो गिर के पानी के अंदर गिर गई, बारिश आ गई, क्वालिटी खराब हो गई। क्वालिटी खराब हो गई तो मंडी के अंदर जो लेके गए उनकी एवरेज नहीं आ रही। पहली बात तो एवरेज नहीं, जो 90 मन 100 मन की धान होती थी वो 40-40 मन 35-35 मन प्रति एकड़ की हो रही है। आज मैं उकलाना मंडी का दौरा करके आया। अच्छा, आज सुबह ही वहां पे मैं किसानों से भी मिला, आड़तियों से भी मिला, परचेजर भी थे वहां। उन्होंने जबकि सरकारी रेट 2389 रुपए का है पीआर का। हाँ, 2389 रुपए का रेट है पीआर का। खरीदी जा रही है 2200-2100। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको खेती बाड़ी की दुनिया। खेती बाड़ी की दुनिया में क्यों कह रहा हूं साथियों, पिछला जो अरसा गुजरा है विशेषकर हरियाणा और पंजाब के लिए और विशेषकर किसानी के लिए बड़ा दर्दनाक समय रहा साथियों। किसान की एफडी होती है उसकी फसल। जब किसान अपने खेत के अंदर फसल बोता है, उस हरी फसल पर उसको बहुत उम्मीदें होती हैं, उस हरी फसल पर ही वो बहुत खर्चे कर देता है और उसको पूरी उम्मीद होती है कि जब 6 महीने बाद जब धन धान्य मेरे घर पर आएगा और मैं मंडी में बेचकर इससे जो पैसा होगा उससे मैं शादी करूंगा, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हजारों सपने होते हैं किसान के। इस बार प्रकृति की कुदरत की ऐसी मार पड़ी, सारे सपने चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गए। और कुछ तस्वीरें तो यहां तक आई जो बची खुची फसल रह गई थी। पहली बात तो फसल बची ही नहीं, कुछ बची कुछ फसल रह गई थी वो मंडी में जाकर बर्बाद हो गई कुव्यवस्था की वजह से। आखिर कुव्यवस्था क्यों है, क्यों किसान के साथ ऐसा हो रहा है, और इन सारे मामलात को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्का उकलाना से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक नरेश सेलवाल जी, जो लगातार जनता के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे। इन्होंने हर गांव का दौरा किया, हर घर तक ये पहुंचे और जो इनका सामर्थ्य था उसके मुताबिक इन्होंने मदद भी की। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। विधायक जी राम राम कुलदीप जी, ग्रामीण धरा के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार, राम राम। विधायक जी, जो किसानी है, पहली बात तो मतलब आप भी उस दौर से गुजरे, मैं भी उस दौर से गुजरे। बुजुर्ग हमारे को यूं कहते थे, भाई पढ़ ले जी, पढ़ लिख के कुछ हो जाएगा। क्यों कहते थे? क्योंकि उनको पता था कि किसानी है घाटे का सौदा है, जो सौदा पहले से ही घाटे का था और इस बार फिर कुदरत ने इस प्रकार से लपेटा है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस दुख की घड़ी में? देखिए कुलदीप जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसानी जो है आजकल बहुत घाटे का सौदा हो गया है जी। और जिस प्रकार का ये जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद जो महंगाई बढ़ी उसके अंदर और भी ज्यादा घाटे का हो गया। क्योंकि प्रत्येक चीज का, चाहे वो खाद, बीज, स्प्रे, डीजल, ट्रैक्टर का रेट, मशीनरी का रेट, वो जो है दुगने से भी ज्यादा हो गया। जो एक किसान एक ट्रैक्टर लेके आता था 3 लाख का आता था, वो आज 10 लाख रुपए में आ रहा है। एक कल्टीवेटर जो 20,000 में आता था वो 1 लाख में आ रहा है। एक हर्रो जो मतलब कल्टीवेशन की होती है वो 50,000 में आती थी, वो 1.5 2 लाख रुपए में आ रही है। महंगाई काफी बढ़ी। महंगाई, डीजल का रेट जो कांग्रेस के समय में 60 रुपए प्रति लीटर था, आज वो 90 रुपए प्रति लीटर है। और इस बार किसान बड़ी भारी मार में है। जो बाढ़ कहिए आप, जल भराव कहिए, आप भी उस बिल्कुल पीड़ित स्थिति से पीड़ित है। क्योंकि मैंने आपके घर का दौरा भी किया, आपके खेत का दौरा भी किया। मुझे बड़ा दुख है, आपकी भी सारी फसलें भी खराब हो गई, आपके घर में भी काफी दरारें आई है, नुकसान है। मुझे अफसोस है इस बार जल भराव के कारण जो है अपना, मैं हिसार जिले की अगर बात करूं तो 70% हिसार जिले डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है, पूरा जिला प्रभावित है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। आज भी जल भराव की स्थिति यों की यों है। गांव के अंदर से मोटरे सरपंचों ने अपने लेवल पे बेचारों ने बड़ी मशक्कत करके डीजल ट्रैक्टर के बर्मे लगा लगा के एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख का डीजल जला करके
पानी गांव से तो निकाल दिया लेकिन खेतों से नहीं खेतों से निकल नहीं पाया। निकला। और आज अगर वो थोड़ी बहुत बची कुची फसलें जो थी वो जब कटाई की कगार पे आई वो गिर के पानी के अंदर गिर गई, बारिश आ गई। क्वालिटी खराब हो गई। क्वालिटी खराब हो गई तो मंडी के अंदर जो लेके गए पे उनकी एवरेज नहीं आ रही। पहली बात तो एवरेज नहीं, जो 90 मन 100 मन की धान होती थी वो 40-40 मन 35-35 बिल्कुल मन राइट। प्रति एकड़ की हो रही है। आज मैं उकलाना मंडी का दौरा करके आया, अच्छा। आज सुबह ही। वहां पे मैं किसानों से भी मिला, आड़तियों से भी मिला, परचेजर भी थे वहां। उन्होंने बताया कि भाई जो सरकार दावा करती है, सरकार ने चुनाव से पहले भी दावा किया कि हम सरकार बनते ही बीजेपी की सरकार किसानों का एक एक दाना धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। आज मैंने वहां जाके पता किया किसानों से कि भाई आपकी धान क्या भाव खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया 2100। अच्छा। जबकि सरकारी रेट 2389 रुपए का है पीआर का। हाँ, 2389 रुपए का रेट है पीआर का। खरीदी जा रही है 2200 और मॉइस्चर के नाम पे जो है कटौती काटी जा रही है। तो मैं समझता हूँ उसी प्रकार से बाजरा का सरकार का रेट शायद 2700 रुपए कुछ है और किसानों ने वहां बताया 1800 1900। उससे ऊपर बाजरा जो है कोई हमारे कोई एजेंसी नहीं खरीद रही, कोई सरकार नहीं खरीद। सरकार ने कहा हम भावांतर देंगे, लेकिन वहां पे मैंने आड़तियों से भी बात करी, किसानों से भी, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलता जी, ये हर बार कहते ऐसे भावांतर देंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। नरेश जी, मैं एक बार थोड़ा ना मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल स्वतंत्र मन से दें। जी देखिए, सरकारें एमएसपी तय कर देती हैं, लेकिन वो एमएसपी किसान को जब मिलता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या? ये मतलब गलती कहां पर होती है? देखिए, मैं समझता हूं ये गलती तो सरकार की ही है। अच्छा। सरकार की गलती ऐसे है, सरकार से आप अभी देखोगे सरकार के रिकॉर्ड में आपको पूरा एमएसपी चढ़ा हुआ मिलेगा, पूरा चढ़ा हुआ मिलेगा और हो सकता किसानों के खाते में भी आए। अच्छा। लेकिन किसान को मिलता नहीं। बीच में जो एजेंसियां हैं, जो व्यापारी है माल खरीदते हैं, आड़ती है, और बीच में मिली वक्त अधिकारी जो सरकार के अधिकारी है, मार्केटिंग कमेटी के, जो चाहे कोई भी हो, चाहे वो एजेंसी, चाहे हेफड़ है, वेयर हाउस है, फूड एंड सप्लाई, जो भी एजेंसियां परचेज करती है, मार्केटिंग बोर्ड है, वो लोग मिली भगत करके जो है, जो बीच में पैसा आता है, हो सकता आड़ती के खाते में पूरा आए, लेकिन आड़ती को जो भाव पे बोली लगेगी उसका पैसा मिलेगा, बाकी पैसा जो है वापिस ले लिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिस्टम है, सरकार कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों पे, अधिकारियों पे, और पे सरकार जो है कार्रवाई करे। देखा जाए, सरकार ने तो पैसा दे दिया और जिस तक पहुंचना चाहता उस तक पहुंचा नहीं है, तो उसको तो लाभ नहीं मिला ना जिसके लिए डाला था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार कहती है हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन हो सकता किसान के खाते में आ भी गया, लेकिन जो बोली होती है वहां मौके पे, बोली जो है वो कम भाव की होती है। किसान को उस कम भाव का पैसा देके बाकी वापिस जो है तो किसान क्यों दे रहा है? उसको शिकायत क्यों नहीं करता? किसान की फसल बिकती नहीं, उसकी बिकी इतने में, उसको बोली के ऊपर अगर उसको 2100 रुपए, मतलब उसका अगली बार का जो आड़ती से लेन देन है वो ना बंद हो जाता है। इस मजबूरी में उसको आड़ती बंद कर देते लेना देना, और सबकी मिली भगत होती है, इसलिए मारा बिल्कुल किसान मारते हैं। और अब नहीं मिल रहा किसान। जल भराव पे आ जाते हैं। जो जल भराव, आपने भी काफी गांव का विजिट किया है, जो जल भराव की समस्या है, तो ये इसमें जो आधुनिक विकास है उसका कितना रोल मानते हैं आप? देखिए, आधुनिक विकास का भी काफी गांव में, आधुनिक विकास पे जिन गांव में ईंट भट्ठे लगे हुए थे या मिट्टी खुदाई की गई, माइनिंग की गई, या जिन गांव में पहले ऊंचे टिब्बे थे फिर वहां पे माइनिंग करके मिट्टी उठान कर लिया, वहां पे ज्यादा प्रभावित है जी। और एक जो हमारी जिस प्रकार से कहीं नहर निकल गई, कहीं रोड निकल गया, माइनर निकल गया, रोड निकल गया, जो ट्रायंगल बने या जो चक बन गए बीच के अंदर, तो वो पानी जो है सारा इकट्ठा हो गया, वो जल भराव हो गया। एक डीपीआर रिपोर्ट बनती है, कोई भी काम शुरू होता है, चाहे नहर बननी हो, चाहे माइनर बनना हो, चाहे रोड बनना हो, चाहे कोई फैक्ट्री लगनी हो, पहले उसकी डीपीआर सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है। तो उस सर्वे रिपोर्ट में ये अधिकारियों को ये पता नहीं होता जो प्राकृतिक जल बहाव है, जब ज्यादा बारिश आएगी, प्राकृतिक जल बहाव का एक रास्ता होता है, तो फिर वो सर्वे किस चीज का करते हैं?
देखिए उनको पता होता है, और मैं समझता हूँ आप पुरानी चाहे नहर देखे चाहे रेलवे लाइन देखो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। रेलवे लाइन आप कहीं पर जाके देख लो, जो अंग्रेजों के जमाने के अंग्रेजों के जो आज से मतलब 130 150 साल पहले के भी हैं। अपनी मैंने बरवाला हिसारगढ़ रेलवे स्टेशन देखा, एक 1905 में बना हुआ, 1905 का बना हुआ, और आज जो है 2025 चल रही है, 130 वर्ष हो गए उन रेलवे लाइनों और आज भी नहीं डूबा। वो कहीं पर भी रेलवे लाइन के पास आपको जल भराव नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो बड़े बुद्धिजीवी थे, वो आगे की सोच के उन्होंने रेलवे लाइन के नीचे को साइफन बनाए हुए, प्राकृतिक रास्ता का भी अवरोध नहीं करते थे। बिल्कुल, वो उनको पता होता था जल की निकासी कहाँ से है, जल का भाव कहाँ से है, वही साइफन देते थे। अब जो नए रोड बन रहे हैं, चाहे माइनर बन रहा है, नहर बन रही है, उसके नीचे कहीं भी साइफन नहीं दिए गए, और ये बहुत बड़ा जल भराव का कारण है ये। और उसकी मार आज जो है वो किसान भी झेल रहे हैं। किसान के साथ साथ गांव के अंदर पानी भर गया, बस्तियों में रहने वाले लोग, चाहे वो अमीर है गरीब है चाहे कोई भी है, सब लोगों को उस चीज का आज जो है नुकसान उठाना पड़ा। हमारे बगल का राज्य है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री भगवत मान जी हैं, उन्होंने एक आदेश दिया है कि इस बाढ़ के अंदर जो रोड जहां से टूटा है, जो माइनर जहां से टूटा है, जो नहर जहां से टूटी है, प्रकृति ने, कुदरत ने खुद बता दिया कि प्राकृतिक रास्ता कहां से है, उसको अभी नहीं बनाना है, पहले उसके नीचे साइफन दबाओ, फिर रोड को बनाना, फिर माइनर को बनाना। बहुत अच्छी उन्होंने, चलो वहां बहुत दुर्गति हुई वहां, हाँ, लेकिन पहल अच्छी है। तो क्या हरियाणा सरकार को भी इस प्रकार के आदेश जारी नहीं कर देने चाहिए? देखिए करने चाहिए बिल्कुल। जो प्राकृतिक रास्ता है जल का, वो मैं समझता हूँ वहां पे चाहे रोड से निकला है, माइनर के पास कहीं भी जाके पानी खड़ा हुआ, इकट्ठा हुआ, जल भरा हुआ है, तो वहां जहां से उसकी निकासी हो, उसका रास्ता बनता है, ढलान बनता है, तो वहां पे साइफन लगाने की पहल हरियाणा सरकार को भी करनी चाहिए। इस बार एक और ऐतिहासिक घटना हुई है। इस बार वो गांव डूबे हैं जो 95 में नहीं डूबे थे। ऐसे ऐसे गांव, जैसे अगर आप बयाना खेड़ा का इतिहास उठाकर देखो, 500 साल हो गए गांव बसे हुए, 500 साल से इस गांव में कभी बाढ़ आई ही नहीं थी, और जो बाढ़ आई है वो आधुनिक विकास की वजह से आई है। तो मतलब जो गांव पहले डूबते थे उन लोग, वहां पर कुछ विकास हुआ है, यानी कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और जो गांव नए डूबे हैं यानी कि सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ 1995 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन जो गांव में जल भरा हुआ था उन गांव में भी प्रबंध नहीं थे। और अभी 2-3 साल पहले कुछ गांव में जल भरा हुआ, जैसे लितानी में हुआ, बदावड़ में हुआ, आपका गांव का जो ब्याना खेड़ा का और डाड का एरिया है, डाड गांव का, वहां पे हुआ। सरकार ने प्रबंध नहीं किए, उन्होंने वीटी पंप के लिए कमरे बना दिए। आप खरकपुनिया की नहर के ऊपर जाओ, आपको 4-5 कमरे बने हुए मिलेंगे वीटी पंप लगाने के लिए, लेकिन वो खाली पड़े हैं। जब 2-3 साल से जल भराव हो रहा था वहां बदावड़ में, खरक में, तो सरकार ने वीटी पंप क्यों नहीं लगाए वहां? लितानी का वीटी पंप खाली पड़ा था, कोई मोटर नहीं थी। डाड का पंप खाली पड़ा था, गैबीपुर का खाली पड़ा था, कमरे बना दिए। पाइपलाइन ये बताते हैं कि 3-3, 4-4 करोड़ रुपए से आप बदावड़ के, आप चलोगे मेरे साथ, बदावड़ की पाइपलाइन लगी। जो मेरे से पहले विधायक थे, मंत्री थे, उनके आदमियों के पास ठेका था या पता नहीं फरलों में दबाई कैसे था। अच्छा, तो उन लोगों ने पाइप तो दबा दिए, रिकॉर्ड में दबा दिए, धरातल पे भी हैं, धरातल में दबा रखे हैं। अच्छा, लेकिन वो डुप्लीकेट माल, और ना कहीं वो चल रहा, सारा लीकेज टूटा हुआ। वो आप बदावड़ की नहर पे जाके देखना, पाइप निकला हुआ तो मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया, वो निकला हुआ तो पाइप मिलेगा, चलता नहीं। इसी तरह लितानी के अंदर पाइप दबा हुआ मिलेगा, चलता नहीं। गैबीपुर के अंदर पाइप दबा हुआ मिलेगा, चलता नहीं। तो सरकार क्या कर रही? सरकार को उनकी जांच करवानी चाहिए, वे कौन ठेकेदार थे, कौन अधिकारी थे, इसकी जांच करवा के जो है कितने करोड़ों रुपए जो मिट्टी में दबाए गए हैं वो काम क्यों नहीं आए। अब जब जरूरत पड़ी फ्लड के अंदर पानी निकासी की, तो उनसे पानी क्यों नहीं निकासी हुई, तो उसकी जांच करवा के उनसे रिकवरी की जाए और उनको सजा दी जाए। अच्छा, आपदा का जो फंड होता है, बहुत ज्यादा फंड होता है, और आपदा का फंड इतना होने के बावजूद है, जो पाइपलाइन है, मोटरें हैं, जो अन्य चीजें, वो तो संत रामपाल जी ने बांटी है गांव के अंदर, तो फिर वो आपदा का फंड कहाँ गया? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कुलदीप जी। बहुत बड़ा बजट होता है आपदा का। जब
बरसात का सीजन आता, रेनी सीजन, उससे पहले नहरों की, नालियों की, ड्रेन की सबकी सफाई की जाती है, मोटरों के प्रबंध किए जाते हैं, पाइपों के प्रबंध किए जाते हैं, कहीं पर भी कोई आपदा ना आए, जल भराव की और जो भी है। वो आपदा प्रबंधन का जो पैसा है, मैं समझता हूँ वो सारा का सारा अधिकारी और डकारगे मिली भगत में, सरकार के लोग और ठेकेदार और अधिकारी, वो सारा डकारगे, कोई प्रबंध नहीं किया गया। अभी मैंने देखा उकलाना हल्के में लगभग 30 गांव प्रभावित थे जल भराव से। 30 गांव में सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरपंचों ने अपने लेवल पे डीजल जलाया, जेब से खर्च करके, ट्रैक्टर के ऊपर भर में मोटर बनवा के, पंखे बनवा के लेके आए जी। और बिजली के पंखे मोटर खरीद के सिरसा डब्बा वाली से कैश पैसे में लेके आए, ना कोई वहां खड़े होकर बनवा के लाए हैं। हमारे यहाँ तो बनता भी नहीं था, हिसार जिला 3 जिला में आसपास, तो वो डब्बा वाली और सिरसा से मोटर पंखे लेके आए और सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। अब मैं बार बार ये घोषणा वो करता रहा, डिमांड करता रहा कि सरकार जो है सरपंचों के खाते में 15 से 20 लाख रुपए जल निकासी के लिए डाले, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपया भी सरकार ने नहीं डाला। जो स्टेट का जो वित्त फंड होता है, SFC का पैसा, PRI का पैसा, उसकी भी सरपंचों ने मुझे बताया 4-4 किस्तें रोकी हुई थी। 4-4। इसमें थोड़ा सा एक सवाल है, जो हमारी कुछ बीजेपी के लोगों से बात हुई, कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सरपंचों को ये बोल दिया है आप जितना भी फंड आपको चाहिए वो लगाओ आप, और बाद में बिल देना, हम आपका बिल पास करवा के देंगे। देखिए अभी तक फंड को आए हुए कितने दिन हो गए? लगभग 1.25 महीना हो गया, 1.5 महीना के करीब हो गया। अब तक किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने बिल नहीं दिया हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल तो जमा सरकार मांगे साथ की साथ जमा कराए, वो सरकार का काम है। तो सरकार को ये चाहिए था कि भाई जल निकासी के लिए तुरंत प्रभाव से सरपंचों के खाते में 15 से 20 लाख रुपए डाल ले, और वो अपने लेवल पे अधिकारी थे। बिल उनके ग्राम सचिव किस लिए है? बिल काटने के लिए। JESDO किस लिए है? MB भरने के लिए। तो ग्राम उसके पैसा अगर रिकॉर्ड में आता तो रिकॉर्ड में बिल कटेंगे सारे। ऐसा कोई सरपंच आपके पास आया है? कहता हो मैंने बिल दिया था, मेरा पास नहीं हुआ? देखिए ऐसे सारे सरपंच मेरे से मिल लिए। मुझे बदावड़ का सरपंच मिला, उसने मुझे कहा ये सरकार तो हमारे किले बिकवाएगी। अच्छा। किले बिकवाने पे तुली हुई है, कोई पैसा नहीं दिया। लितानी का सरपंच मुझे मिला, मुझे जो है खरकपुनिया का सरपंच मिला, बनभोरी का सरपंच मुझे मिला। सबने ये कहा सरकार ने 1 रुपया भी अब तक हमें जल निकासी के लिए नहीं दिया। मैं समझता हूँ सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं थी। अच्छा। सरकार ये चाहती थी कि भाई ये जो जल भराव है ये अपने आप निकल जाएगा, या मौसम खुलने के बाद बरसात का सीजन चला जाएगा और ये पानी अपने आप इधर उधर हो जाएगा, सूख जाएगा। आंकलन नहीं था उनका? आंकलन था। अच्छा। आंकलन था उनका। आंकलन ये था कि ये अपने आप इधर उधर जो है जमीन इसको सोख लेगी, जो कि वाटर लेवल जबकि वाटर लेवल ऊपर आया हुआ। सुखी कैसे? बदावड़ के अंदर, खरक बनभोरी के अंदर, ब्याणा खेड़ा के अंदर, लितानी के अंदर, बिल्कुल आप पावड़ा के 5 गांव देखो, साबरवास गांव देखो, डूबे पड़े हैं। तो जो है सरकार की मैं समझता हूँ असंवेदनशीलता की वजह से ये गांव डूबे। गरीब लोगों के या जिन लोगों के घरों में पानी गया उनके मकान डैमेज हो गए। सरकार को कम से कम 2-2 लाख रुपए मुआवजा मकानों का देना चाहिए, चाहे गरीब आदमी का मकान गिरा, चाहे गरीब आदमी के दरारें आई है। मैंने बड़ी बिठमड़ा के अंदर, ब्याणा खेड़ा में मैंने देखी बड़ी दरारें। मैं इसी पे एक प्रश्न ले रहा हूँ, बड़ा गंभीर सवाल ले रहा हूँ। लोग है ना हमारे से भी बात करते हैं, काफी सारे लोग ये कहते हैं जो सर्वे करने वाली एजेंसियां, जो सर्वे करने अधिकारी आए हैं नुकसान का सर्वे करने, नुकसान का आंकलन करने, तो उसमें कई गांव के नाम ही नहीं है। जब मैं वही तो कहना चाहता हूँ, सरकार ये तो सरासर अन्याय है। ये बिल्कुल लोगों के साथ अन्याय है, धोखा है। और मैं समझता हूँ, मैंने एक आदमी आया मेरे पास बिठमड़ा गांव का, सूरजबान नाम है, सूरजबान सोडी। उसका मैं गांव में गया, उसका घर गिर गया। उसने दिखाया भाई बेचारा के टीप लिपाई भी नहीं थी। अब गरीब आदमी जो है उसके 1 कमरा होता है या 2 कमरे होते हैं, वो एक तरफ अपनी गाय या भैंस रखता है और उसी में रहता है। तो कोई अधिकारी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसकी दिखाना निकाल के मेरे को भेज दियो, मैं साथ में। अधिकारी जो है वो उसके घर गए, उसके बेचारा का रहने का 1 कमरा उसी में वो रह रहा, और उसका ये लिख दिया कि ये तो बाड़ा था। अच्छा, बाड़ा लिख दिया।
अब उसके वो अधिकारी को या अधिकारियों को मैं अगर साथ बुला के मौका दिखाऊं, भाई इस गरीब आदमी के पास केवल एक ही कमरा था, ये पशु भी इसकी वीडियो चला रहे हैं साथियों हम डिस्प्ले पे, आप ये देखिए, बताइए बड़ा है ये पशु भी मतलब यही बांधता था और रहता भी उसी में है। क्या गरीब लोगों को ये न्याय देगी ये सरकार? ठीक है, एक आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पानी निकासी की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता क्या जो ये एरिया आ गया लितानी से होकर ये आगे फिर आप सरेड़ा, मतलौडा, खड़गपुनिया, फिर ये गुराना और बदावड़ गुराना, यहाँ से ड्रेन की आवश्यकता है? बिल्कुल है, ड्रेन की आवश्यकता मैं समझता हूँ। देखिए स्थायी समाधान तो ड्रेन ही होगा। कई गांव हमारे जिसमें लितानी गांव में ड्रेन बना के नहर के ऊपर परमानेंट वीटी लगाई जाए। साबरवास है, ड्रेन खोद के परमानेंट वीटी लगाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से पावड़ा के खैरी, किनाला, कंडूल है, वहां पे जो है सऊ और दौलतपुर भी अब भी जल भराव है वहां उन गांव में, उस एरिया के अंदर बेरी अकबरपुर का भी हिस्सा है। तो वहां पर भी ड्रेन खोद के नहर के ऊपर 2-3 वीटी लगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से आप आए, ये फिर आपका जो है छान संदलाना से लेके अपने उकलाना लगे की मैं बात करता हूँ, संदलाना, छान, बनभौरी, मतलौडा, सरेड़ा, बरवाला का जो हमारा हिसार का हाईवे है NH जो 152, वहां तक जल भराव है। तो वहां पर जो नहर है उसके ऊपर इसका ढलान देख के प्रत्येक नहर के ऊपर गांव के हिसाब से, जिस गांव का जहां पे जल का ठहराव है, जल भराव है, वहां पे वीटी पंप लगा के परमानेंट, अच्छा, स्थायी समाधान। ये तो बदावड़ के अंदर ऐसे है, ब्याणा खेड़ा डाड के अंदर भी ऐसे ही है, ज्ञानपुरा के अंदर है। आप ये तो आपके गांव लगते हैं, मैं यूं कह रहा हूं सब गांव के अंदर मैंने वैसे लिख के भी दिया है, लगभग 25 गांव जिनके अंदर पाइपलाइन और वीटी पंप की परमानेंट जरूरत है। मैं मेरे जो है लेटर पैड के ऊपर बना के चीफ मिनिस्टर साहब को वो दे आया हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने एक अस्थायी समाधान बताया है जी, परंतु अब एक स्थायी समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। मान लिया आप नहर में डालते हैं, वो लेटर अभी जैसे पीने के पानी की दिक्कत है, क्योंकि नहर में पानी फ्लड का डल रहा, तो पीने का साफ पानी भी चाहिए, तो क्यों ना एक मतलब गगन जैसे ड्रेन निकाल दी जाए। हाँ, ड्रेन सरकार को क्या मुश्किल है, बहुत बड़ा आपदा रिलीफ फंड होता है, उस पैसे का आप सदुपयोग करो। जहां पे जो लंबा एरिया है, हाँ, जिस प्रकार से ये लंबा एरिया है अपना, इधर से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, हम नरवाना के गांव नीचे वहां से शुरू करके ये आगे एक राजस्थान तक निकाल देंगे। हाँ, बिल्कुल निकाल। अब जैसे यहाँ लोहारी में ड्रेन है, इस ड्रेन को आगे बढ़ा दो, आप ब्याना खेड़ा, ये पनिहारी गांव, ये हमारे गांव है, ये ड्रेन इसको आगे बढ़ा दो और उधर से स्थायी समाधान होना चाहिए। ये मैं जो मेरे नॉलेज में जो गांव के अंदर आया, गांव के लोगों ने ड्रेन केवल नहर तक बताई। अभी वो ठीक है, पे माइनर है या नहर है, क्योंकि बड़ी ड्रेन में समय लगेगा। अगर कोई बड़ी आपदा आती है, बाढ़ वगैरह, हाँ, तो उस तरह की स्थिति में मैं समझता हूँ परमानेंट ड्रेन निकलनी चाहिए। उसके लिए भी आप लिखिए मुख्यमंत्री को। जी जरूर, ठीक है, मेरा सुझाव बड़ा अच्छा है। जी। तो साथियों, हमने बात की जनता के नुमाइंदे, हल्का उकलाना के जन जन तक पहुंचने वाले दुख सुख के साथी कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल जी से। सेलवाल जी का साफ शब्दों में कहना कि इस क्षेत्र का जो किसान बुरी तरह टूट चुका है, उसको फिलहाल सरकार की दया दृष्टि की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सरकार है कि सोई पड़ी है। सरकार को जागना चाहिए और किसान की सुध लेनी चाहिए। अगर अन्नदाता मर गया, देश की जीडीपी भी मर जाएगी। जो आप बात करें ना 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाने की, वो अन्नदाता के बगैर नहीं बनेगा। अन्नदाता को आपको आगे रखकर चलना पड़ेगा, तब जाके 2045 में विकसित भारत बनेगा। अदरवाइज ये सपना है, सपना ही रह जाएगा। और किसानों को मुआवजा भी कम से कम 60,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को सरकार को त्वरित देना चाहिए। और जो जिन लोगों के मकान खंडित हो गए हैं, उन पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए सरकार को, बिना भेदभाव की। ऐसा नहीं जैसे विधायक जी बता रहे हैं घर दिखा दिया बाड़ा, ये कतई उचित नहीं है। जनता जनार्दन होती है और जनार्दन ही प्रधानमंत्री और जो भी जितने बड़े पद हैं तय करती है। तो आप जनार्दन को इग्नोर मत करें। इसी जनार्दन के पास आप लोगों ने फिर आना है, और वोट तंत्र और लोकतंत्र की ताकत बहुत मजबूत होती। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।